हे वेलकम बैक एवरीबॉडी। आज एरिक्सन की ये दूसरी क्लास है। आज एरिक्सन की सेकंड क्लास में मैं आपको कुछ खास बताने वाला हूँ। आज का ये वीडियो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देगा कि कैसे कैसे एरिक्सन की थ्योरी को बताया गया था। तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और हाँ, अगर आप ये नोट भी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर जाएं। टेलीग्राम का नाम है जोवियल साइकोलॉजी और मैंने उसका लिंक आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहाँ पर भी आप जाकर प्राप्त कर सकते हैं। सो नाउ रेडी टू लर्न की रियलिटी में एरिक्सन ने क्या कैसे बोला था। मैं एरिक्सन के पूरे चैप्टर को पढ़ाऊंगा। मैंने कल बेसिकली आपको थोड़ा सा बताया था, आज के इस वीडियो में उसके आगे का हिस्सा है और आगे चल के मैं सभी स्टेजेस को भी अच्छे से डिफाइन करूंगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि अगर आप अनअकैडमी पर कुछ भी कोई भी क्लास देखना चाहते हैं, फ्री क्लास, फ्री मॉक टेस्ट कुछ भी देखना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको केवल जोवियल NTA नाम से कोड यूज करना है। इसे यूज करके आप फ्री में कोई भी क्लास में इनरोल हो सकते हैं। और अगर आप कोई कोर्स परचेस करते हैं तो वहाँ पर भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं एरिक्सन के बारे में। देखिए, एरिक्सन ने जो थ्योरी दी थी उसमें एरिक्सन का कहना था कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है इसमें एक सीरीज होती है पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट की। देखिए, मैं आपको बेसिकली बता दूं कि एरिक्सन की लाइफ में, यानी जो उनका अर्ली लाइफ था, उस टाइम पे उन्होंने खुद ही अपनी लाइफ में बहुत तरह के कॉन्फ्लिक्ट फेस किए थे। बेसिकली मैंने जो लाइव क्लास में लेता हूँ उसमें मैंने इसको बहुत अच्छे से डिफाइन किया था, बट मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी खुद की लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट को फेस किया था। हुआ क्या था कि उनके जो फादर थे, उनके फादर के बारे में उनको नहीं पता था कि उनके रियल फादर हैं कौन। तो उसकी वजह से वो हर हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट में रहते थे। उनको एक अपने रियल फादर की तलाश थी। हुआ क्या था कि उनकी माँ की जब शादी हुई थी तो उस शादी की वेडिंग के कुछ घंटों के बाद ही उनके पापा मिस हो गए थे, जो कि कभी उनको वापस नहीं मिले। तो वो पैदा होने के बाद कभी जान ही नहीं पाए कि उनके रियलिटी में बायोलॉजिकल फादर कौन थे। तो मैं कह सकता हूँ कि उनकी जो अर्ली लाइफ थी उस लाइफ में उन्होंने बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट फेस किए थे। तो उनकी इस कंडीशन की जो जो मतलब छाप है वो पूरे थ्योरी में देखने को मिलती है। सो सिंपल थिंग इज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एरिक्सन का कहना था कि ह्यूमन डेवलपमेंट में पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा होता है। अब बात आती है कॉन्फ्लिक्ट क्या होते हैं। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं जिसे हम संघर्ष बोलते हैं, बट संघर्ष यहाँ पे कैसे है, जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं दैट एग्जिस्ट एट बर्थ एज इननेट प्रीडिस्पोजिशंस। तो ध्यान रखना है, जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो बाय बर्थ ही होते हैं। अब ये जो इननेट प्रीडिस्पोजिशंस होते हैं ये प्रोमिनेंट हो जाते हैं जब एनवायरनमेंट में कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम होती है। मैं आपको बोल दूं, जैसे कोई मैदान है, इस मैदान में आपको घास दिखाई नहीं देती है, लेकिन इस मैदान में आपको घास जब ही दिखाई देती है अच्छे से जब बरसात की बूंदें आ जाती हैं। तो उसी तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के अंतर्गत उसमें बचपन से ही कुछ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट जब भी सामने आते हैं जब एनवायरनमेंट में डिमांड होती है उनकी। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। तो मैंने यहाँ लिख रखा है दीज बिकम्स प्रोमिनिएंट एट डिफरेंट स्टेजेस व्हेन एनवायरनमेंट डिमांड सर्टेन एडेप्टेशंस। यानी एनवायरनमेंट में जब किसी निश्चित तरीके के एडेप्ट करने की बात होती है तो उस तरह के जो प्रीडिस्पोजिशंस होते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट उनका व्यक्ति सामना करना पड़ता है। अब देखिए, यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि ईच कन्फ्रंटेशन विथ एनवायरनमेंट कॉल्ड क्राइसिस। यानी जब भी हम अपने एनवायरनमेंट में किसी तरीके का कन्फ्रंटेशन करते हैं उसको हम क्राइसिस बोलते हैं। वैसे अगर आपने क्राइसिस की बात सुनी होगी तब आप क्राइसिस का टर्म नॉर्मली उस कंडीशन में सुनते हैं जब कोई आपदा आ जाती है या फिर कोई बड़ी विपत्ति होती है, लेकिन ऐसा हर हमेशा नहीं है। किसी छोटी भी प्रॉब्लम प्रॉब्लम मतलब कि जो कोई पर्टिकुलर पर्सन फेस ना कर पाए उसके लिए भी कोई बात भी क्राइसिस हो सकती है। छोटी और बड़ी क्राइसिस ये इंडिविजुअल पर्सन पर डिपेंड करती है। तो अब यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि अगर एनवायरनमेंट में कभी कोई क्राइसिस आती भी है तो वो क्राइसिस हमें कुछ अच्छा देकर जाती है या फिर वो
क्राइसिस हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। कैसे? जो भी क्राइसिस होती है वो क्राइसिस हमको रीफोकस करती है हमारे इंस्टिंक्चुअल एनर्जी को, यानी हमारे बॉडी में जो इंस्टिंक्ट एनर्जी होती है उस एनर्जी को रीफोकस करती है ताकि हम फिर से अपने आप को बैलेंस कर सकें। तो यानी ध्यान रखना है, जो क्राइसिस होती है वो क्राइसिस क्या करती है? क्राइसिस रीफोकस अवर इंस्टिंक्चुअल एनर्जी इन अकॉर्डेंस विथ द नीड्स ऑफ ईच स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल। यानी हमारे पूरे लाइफ साइकिल में जिस स्टेज पर जैसी प्रॉब्लम होती है, जैसा भी क्राइसिस होता है, उस क्राइसिस के दौरान हमारे जो इंस्टिंक्ट एनर्जी होती है वो रीफोकस होती है और हम अपने आप को बैलेंस कर पाते हैं। इसके बाद आपको समझना है, एरिक्सन का मानना था ईच डेवलपमेंटल स्टेज हैज इट्स ओन काइंड ऑफ क्राइसिस, यानी हर एक डेवलपमेंटल स्टेज में एक अपने तरह की क्राइसिस होती है। अब क्या होता है, जब भी क्राइसिस होती है तो वहाँ पर डिमांड होती है कुछ चेंज की, यानी उस क्राइसिस को सामना करने के लिए कुछ न कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, और हम किस तरह से मॉडिफिकेशन करते हैं वही हमारी पर्सनैलिटी बन जाती है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब भी किसी भी तरीके से मॉडिफिकेशन करने की बात आती है या फिर डिमांड को जब भी हम किसी भी प्रॉब्लम को कोप आउट करते हैं तो दो तरीके होते हैं, या तो हम एडेप्टिव वे अपनाएं मतलब पॉजिटिव वे अपनाएं, या फिर हम मैडला एडेप्टिव वे अपनाएं मतलब नेगेटिव वे अपनाएं। ये हम पे डिपेंड करता है। सो आई वांट टू टेल यू, जस्ट लर्न फॉर योर लाइफ। आप अपने लाइफ के लिए भी सीखिए कि एरिक्सन की थ्योरी कितनी बेहतरीन है। ये हमको बताती है कि कैसे कैसे हम अपनी पर्सनैलिटी को बनाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब भी क्राइसिस होती है, डिमांड होती है, हम अपने बिहेवियर में चेंज करते हैं, तो दो तरीके होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये हम पे डिपेंड करता है कि कैसे हम पॉजिटिव या फिर नेगेटिव वे अपनाते हैं। अब इसके बाद हमें ध्यान रखना है, एरिक्सन का कहना था कि अगर किसी भी स्टेज में हम अपने किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को अच्छे से रिजॉल्व कर लेते हैं तो फिर आगे वाले कॉन्फ्लिक्ट हमें नॉर्मल लगते हैं या फिर हम उनको आसानी से उनको हम कोप अप कर लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ, ये कोई फर्स्ट स्टेज है, अगर इसी स्टेज में हम अपने प्रॉब्लम्स को कोप अप नहीं कर पाते हैं तो सीधी सी बात है, आने वाली और जो आगे वाली स्टेजेस होती हैं वहाँ पर भी हम ज़्यादा परेशान रहते हैं। सो जस्ट लुक ऑन द स्क्रीन, इफ़ वी रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट दैट इट्स पॉजिटिव फॉर अपकमिंग स्टेज। यानी अगर किसी स्टेज में हम पहले से ही अपना अगर कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करके रखते हैं तो आने वाले जो स्टेजेस होते हैं वहाँ के लिए हमें पॉजिटिविटी मिलती है। मैं आपको सीधी सी बात है बहुत ही आसान तरीके से बताऊँ। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा अगर फर्स्ट क्लास में पढ़ता है, अगर वो फर्स्ट क्लास में फर्स्ट क्लास की चीज़ें अच्छे से सीख जाए तो फिर सेकेंड और थर्ड क्लास में या फिर उस तरह से आगे बढ़ती हुई क्लास में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन आप सोचिए, अगर कोई बच्चा फर्स्ट में फर्स्ट की चीज़ें ना सीख पाए, सेकंड में सेकंड की चीज़ें ना सीख पाए, इसी तरह से थर्ड की थर्ड में ना सीख पाए, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी फिफ्थ सिक्स सेवन्थ की क्लास में क्या कंडीशन होगी। फिर लगता है कि अब वो बच्चे को सीख ही नहीं पाता है। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये होती है कि जो अर्ली स्टेजेस होती हैं वहाँ पर प्रॉब्लम होती है। सो आई वांट टू टेल यू कि अगर आप अपनी लाइफ में भी चीज़ों को संभाल के रखना चाहते हैं तो आज आपने होने वाली प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कीजिए, क्योंकि नहीं तो आपके पास भंडारण हो जाएगा, आपकी कैपेसिटी कम हो जाती है चीज़ों को कम या फिर चीज़ों को अच्छे तरीके से सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पर वही बात लिखी है कि अगर अच्छे से हम चीज़ों को रिजॉल्व कर लेते हैं तो आगे आने वाली कंडीशन में सब बढ़िया रहता है। इफ़ नॉट, अगर नहीं कर पाते हैं, देन वी लेस लाइकली टू अडॉप्ट लेटर प्रॉब्लम्स, तो हम आने वाली प्रॉब्लम्स को आसानी से अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का फेस करते हैं। लेकिन फिर भी एक चीज़ है जो रहती है, बट चांसेस रिमेन्स, फिर भी चांस रहते हैं कि आगे चल के ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो पहले अगर प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पाए हैं, कोप अप नहीं कर पाए हैं, तो आगे भी नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन उम्मीद फिर भी रहती है। तो आप इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि एरिक्सन का कहना था, एरिक्सन का विश्वास था, ईगो मस्ट बी इनकॉर्पोरेट, यानी हम चाहे मैला एडेप्टिव वे अपनाएं या फिर एडेप्टिव वे अपनाएं, यानी जो हमारा ईगो होता है वो मतलब उसमें शामिल होता है, यानी चीज़ों को ईगो कैसे भी कैसे उसको निपटाता है प्रॉब्लम्स को, चाहे वो पॉजिटिव तरीके से हो चाहे वो नेगेटिव तरीके से हो। तो दो ही कोपिंग के तरीके हैं, पहले एडेप्टिव और एडेप्टिव। अब यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं जैसे बताऊँ, जैसे कि मान लीजिए
इन इन्फेंसी की बात है, अगर उस टाइम पे हम हेल्पलेस होते हैं या डिपेंडेंस होते हैं, ये डिपेंड करता है कि पेरेंट्स मतलब कैसे बच्चों के साथ में इंटरेक्शन करते हैं। तो सीधी सी बात है, हम बचपन में जब इन्फेंसी होती है तब हेल्पलेस और डिपेंडेंसी की दो कंडीशन होती हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है कि हम ट्रस्ट और मिसट्रस्ट का एक सेंस डेवलप करते हैं। अब देखिए, जो ट्रस्ट का सेंस होता है वो ज़्यादा ही एडेप्टिव होता है, डिजायरेबल वे होता है किसी भी प्रॉब्लम को कोप अप करने का। और जब ट्रस्ट डेवलप होता है तो ट्रस्ट डेवलप के टाइम पे जो भी हमारा साइकोलॉजिकल एटीट्यूड होता है वो हेल्दियर होता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से एम्फेसाइज कर दूँ कि ट्रस्ट का मतलब होता है जब पेरेंट के साथ, यानी शिशुवावस्था में जो बच्चा होता है पेरेंट के साथ जब अच्छे से इंटरेक्शन होते हैं, या फिर उनके माता पिता उनकी सारी चीज़ों को अच्छे से डिमांड को पूरा करते रहते हैं, तो बच्चों में ट्रस्ट क्रिएट होता है ना। जस्ट एग्जांपल लीजिए, अगर आप किसी फ्रेंड के साथ में कहीं जाते हैं, पहली बार जर्नी पर जाते हैं, तो आप अगर फ्रेंड का अच्छे से आपका रिलेशन रहता है तो आप उस पर ट्रस्ट करने लगते हैं और आगे चल के उस पर विश्वास करते हैं। तो ऐसे ही अगर बच्चा भी अपने माता पिता से सभी चीज़ों की पूर्ति कर पाता है, पूर्ति प्राप्त करता है, तो उस बच्चे को ट्रस्ट रहता है कि उनके पेरेंट्स मतलब उनकी चीज़ों को अच्छे से पूरी तरह से पूरा करेंगे। तो लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बताई जाती है, वी मस्ट ऑल्सो डेवलप सम डिग्री ऑफ मिसट्रस्ट एज ए फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन। यानी एरिक्सन का कहना था कि हमें थोड़ा बहुत हिस्सा, कुछ ना कुछ हिस्सा मिसट्रस्ट का भी रखना चाहिए, क्योंकि मिसट्रस्ट का हिस्सा हमको प्रोटेक्शन देता है। ये क्या है मैं आपको ही समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए एक ये फॉरेस्ट है जिसका नाम ए है, एक जंगल है जिसका नाम बी है। ओके, एक फॉरेस्ट ए है जहाँ पर आपको जाना है और आपसे कहा गया है कि यहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहिएगा और आपको जंगल में जो भी जानवर हैं उनसे खतरा हो सकता है ना। तो आपको पहले से एक सर्टेन कंडीशन बता दी गई है, तो सीधी सी बात है आप अवेयर रहेंगे। लेकिन अगर इस जंगल में आपको पहले से बोल दिया कोई खतरा नहीं है, आपको ट्रस्ट है खतरा नहीं है, तो इस जंगल में आप बिल्कुल भी अवेयर नहीं रहेंगे, आप किसी भी तरीके की प्रोटेक्शन की बात नहीं करेंगे। लेकिन इस वाले जंगल में प्रोटेक्शन की बात करेंगे क्योंकि आपको यहाँ पे पहले से ही मतलब बताया गया खतरा है। तो माय पॉइंट इज दैट कि जहाँ पर आपको ट्रस्ट होता है वहाँ पर आप प्रोटेक्शन की बात ही नहीं करते हैं। तो सीधी सी बात है, जब प्रोटेक्शन की बात नहीं करेंगे, आपको पहले से ट्रस्ट है, तो आपको वहाँ पर नुकसान भी हो सकता है। तो इसीलिए कहा था एरिक्सन ने कि हमें थोड़ा बहुत मिसट्रस्ट भी रखना चाहिए ताकि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। देखिए यहाँ पर मैंने फिर से वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखा है, इसमें मैंने लिखा है वी आर टोटली ट्रस्टिंग। इफ़ वी आर टोटली ट्रस्टिंग यानी अगर हम किसी पर पूरी तरह से भरोसा करें तो वी विल बी वुल्नरेबल टू अदर पीपल्स अटेम्प्ट्स टू डिसीव, मिसलीड और मैनिपुलेट अस। मतलब अगर हम किसी पर आंखें बंद करके भरोसा करते रहेंगे तो वो व्यक्ति हमको धोखा भी दे सकता है ना। जस्ट आप सोचिए, धोखा कौन देता है, हमें चीट कौन करता है? हमें चीट वही लोग करते हैं जिन पर हम पूरी तरह से ट्रस्ट करते हैं। सो दिस इज़ फॉर योर लाइफ स्किल। आपको ध्यान रखना है कि अगर आप अवेयर रहेंगे, अगर आप थोड़ा सा भी किसी पर मिसट्रस्ट रखेंगे तो आप वहाँ पर अपनी प्रोटेक्शन करके रहते हैं और आप खुशी से जी पाते हैं। सो आपको ध्यान रखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको याद होगा कि जब आप थ्योरी को पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपका जो फर्स्ट स्टेज होता है ओरल स्टेज, जो आपका ओरल सेंसरी स्टेज है एरिक्सन की थ्योरी में, तो वहाँ पर आपका फर्स्ट में आता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। तो यही वो एक पॉइंट है जो बताता है कि कैसे हम ट्रस्ट के साथ में मिसट्रस्ट को भी थोड़ा भी रखेंगे तो हम सेटिस्फैक्टरी अपनी पर्सनैलिटी बना पाते हैं। तो यहाँ पर लिखा है आइडियली एट एवरी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट द ईगो विल कंसिस्ट primarily of the positive or adaptive attitude but will be balanced by some portion ऑफ द नेगेटिव एटीट्यूड। मतलब अगर हम थोड़ा बहुत मिसट्रस्ट का हिस्सा भी रखते हैं तो हम अपनी पर्सनैलिटी को बैलेंस रख पाते हैं क्योंकि हम प्रोडक्शन को भी पाते हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है और चीज़ों को समझना है। आप मेरे साथ जुड़े रहें, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको सिखाऊंगा छोटे छोटे वीडियोस में। आप मेरे साथ जुड़े रहें और निश्चित ही आप एरिक्सन के बारे में बेहतरीन तरीके से सीख पाएंगे। तो
यहाँ पर जैसे कि थोड़ा सा स्टेज के बारे में बोला है। जैसे मैंने आपको कल ही बताया था, जो फर्स्ट 4 स्टेज हैं वो आपकी सिगमंड फ्रायड जैसे हैं, बाद में ये 4 स्टेज एरिक्सन ने अपने अकॉर्डिंग ऐड किए थे। तो ये ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की मैंने आपको बात बताई, और इसके बाद मैं आपको आगे और बताऊंगा कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो कैसे क्या है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें, निश्चित ही आप बहुत चीज़ों को आसानी से सीख पाएंगे, आप साइकोलॉजी को जीना शुरू कर देंगे। तो आप हैं ना इसके लिए तैयार? आप मुझे कमेंट कीजिए मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, ताकि मैं आपके लिए कुछ ऐसा ही खास कंटेंट दे सकूं। So thanks for watching this video.